माई यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, विच मीन्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री क्या रही है, उसका पास्ट क्या रहा है, कहाँ से इन्वेंशन शुरू हुई थी, किसने इस चीज़ की खोज करी थी माइक्रोबायोलॉजी की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, लुइस पास्चर हैं आपके, ठीक है। तो अब इन्होंने ऐसा क्या देखा जो इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज करी, जिससे इन्होंने एक टर्म निकाला माइक्रोबायोलॉजी। जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है माइक्रोबायोलॉजी का, ये इससे पहली वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ, तो आप उसमें एक बार जाके उसको भी देख सकते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। देखो, जब एग्जिस्टेंस हुई माइक्रोबियल वर्ल्ड, ठीक है, तो वो अननोन था, यानी जब माइक्रोब्स एंटर किए तो वो क्या थे, अननोन थे किसी के लिए भी। तो अब उनको कि ये माइक्रोब्स हैं या नहीं हैं, उसे देखने के लिए उस सबसे पहले जो इन्वेंशन हुई वो हुई माइक्रोस्कोप की। 1609 में ज़ेकेरियस जेनसन ने माइक्रोस्कोप की खोज की, जिससे हमें पता लग पाए कि माइक्रोब्स एग्जिस्ट भी करते हैं इस दुनिया में कि नहीं, ठीक है। The first person who applied the invention of microscope to medicine, वो पहले कौन थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से एक मेडिसिन पे इन्वेंशन करी, वो थे प्रोफेसर एंथेसियस क्रिचर, ठीक है। एंथेसियस क्रिचर ने क्या एग्जामिन किया कि जो पेशेंट्स का ब्लड है, वो जैसे प्लेग एक डिजीज़ है, उससे वो वहाँ पे उन्होंने एग्जामिन किया ब्लड पेशेंट का जो कि प्लेग से सफ़र कर रहा था। तो उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को यूज़ किया। सबसे पहले माइक्रोस्कोप जो डेवलप किया वो किया ज़ेकेरियस जेनसन ने इन 1609। बट पहले प्रोफेसर जिन्होंने उस माइक्रोस्कोप का यूज़ किया एक ब्लड सैंपल को देखने के लिए, उस पेशेंट का जिसको प्लेग था। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। In 1665 इंग्लिश केमिस्ट रॉबर्ट हुक 1635 to 1703 इन्होंने क्या डेवलप किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आपके दो तरीके के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट। इन्होंने इन्वेंशन की कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। जैसे कोई भी चीज़ इंडिया में चल रही है या वर्ल्ड में कोई भी चीज़ आ रही है आपकी, तो उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता लगता है कि हमें क्या पता अभी इसमें ये चीज़ की कमी है, तो उससे नई इन्वेंशंस भी होती हैं। तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप आने के बाद आया आपका सेकेंडली कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट। एंटनी वैन ल्यूवेनहुक 1632 1723 इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो छोटे छोटे माइक्रोब्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ही वॉज द फर्स्ट, ये पहले थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो आरबीसीज की शेप में, मतलब हमारी ब्लड सेल्स में भी हमारे माइक्रोब्स, छोटे छोटे माइक्रोब्स प्रेजेंट हो जाते हैं। उन्होंने उस डिजीज़ को नाम दिया एनिमलक्यूलिस, जो कि क्या है, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है किसकी, बैक्टीरिया की, ठीक है। एनिमलक्यूलिस विच इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम एरिस्टोटल ने क्या बताया कि यहाँ इस वर्ल्ड में दो तरीके के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, पहले लिविंग एंड दूसरे नॉन लिविंग। नेक्स्ट आते हैं हमारे रॉजर बेकन, 13th सेंचुरी ने इन्होंने ये बताया कि कोई भी डिजीज़ होती है, ठीक है, तो वो डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी कॉज हो सकती है। जैसे कि बैक्टीरिया ने कोई डिजीज़ कॉज कर दी, वायरसेस से भी हमें डिजीज़ कॉज होती हैं, ठीक है, फंजाई से डिजीज़ कॉज हो जाए। तो उन्होंने ये बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ऑफ डिजीज़, राइट। नेक्स्ट आते हैं हमारे फ्रांसिस टोरियस 1546 इन्होंने कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताया। कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब जो एक दूसरे में फैलती हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, राइट। जैसे वायरसेस का आप लोगों ने सुना था कि कोरोना है, फैल रहा है, तो ये सारी डिजीज़ किस में आती हैं, आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ में, लाइक। नेक्स्ट आता है स्प्लैंजिनी साइंटिस्ट इन 1729 इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से आपका कल्चर मीडिया प्रिपेयर किया जाए। कल्चर मीडिया होता क्या है, कल्चर मीडिया एक वो चीज़ है जहाँ पे आपका बैक्टीरिया ग्रो करता है। सपोज़ ये आपकी पैट्री प्लेट है, आप इसके ऊपर एक मीडिया
डालते हो, उसके बाद आप उसकी ग्रोथ को चेक करते हो। तो ये क्या मीडिया, इस बैक्टीरिया सपोज आपने इसके अंदर डाला तो उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो मीडिया क्या है, उसका फूडिंग है, जिससे एक उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे आपका बैक्टीरिया क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो स्पेंज़नी ने ये बताया कि वो कल्चर मीडिया बनता कैसे है, या ऐसे कल्चर मीडिया नाम की भी कोई चीज़ होती है जो माइक्रोब्स को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट आते हैं जॉन टिंडल, ठीक है। इन्होंने अपने टिंडल इफेक्ट यानी एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें टिंडल इफेक्ट के थ्रू इन्होंने ये बताया कि माइक्रोब्स जो हैं आपके, अगर उनको बहुत हाई टेम्परेचर मिले तो वो किल भी हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक इनोकुलेशन लूप होता है ये आपका, राइट। इनोकुलेटिंग लूप, जब आप इसको किसी भी बर्नर से पहले आप बर्नर के पास लेके जाते हैं इनोकुलेटिंग लूप को, जिससे कि अगर इस पर कोई भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हो तो वो बर्नर क्या करे, उसे किल करने का काम कर दे, राइट। तो ये सारी चीज़ें किसने बताई, जॉन टिंडल ने। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे ये पता चला कि अगर आप माइक्रोब्स को किसी हाई टेम्परेचर में रखते हैं तो वो किल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके लुईस पास्चर, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, राइट। ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, लुईस पास्चर क्या है, माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं। इन्होंने ही ये माइक्रोबायोलॉजी जो टर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया था, राइट। अब इन्होंने दो चीज़ें बताई थी, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक वो होती है जहाँ पे आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एनारोबिक वो होती है जहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है, करेक्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं, ही वॉज द फर्स्ट हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एयर कंटेन्स माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेबल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स। मतलब ये सबसे पहले थे जिन्होंने ये भी बताया कि एयर में भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एन एग्जांपल इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इन्होंने एक फ्लास्क लिया जिसका माउथ थोड़ा कर्व्ड था इस तरीके से, राइट। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक कॉटन प्लग लगा दी, ठीक है, कॉटन प्लग इन्होंने लगा दी। अब उससे क्या हुआ, इन्होंने इस फ्लास्क को एक, और यहाँ पे वाटर ऐड था इसके अंदर, इन्होंने क्या किया, इसको इन्वायरमेंट में छोड़ दिया, मतलब एक ओपन एरिया में इसको रख दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने कुछ टाइम के बाद इसको देखा तो इन्होंने जब कॉटन प्लग को रिमूव किया तब इन्होंने इसको माइक्रोस्कोप में देखा, तब वहाँ पे क्या था, कॉटन प्लग पे बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट थे जो इन्होंने एनालाइज किया। तो इससे इन्होंने ये स्टडी की कि एयर also contains microbes यानी microorganisms, right. He also introduced a vaccine for anthrax and rabies. Pasteurization of milk on 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड for 30 minutes kill all the bacteria। ये स्टडी भी इनकी थी कि आप मिल्क को पास्चराइज करते हैं इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स के लिए तो वो भी आपका बैक्टीरिया किल करने में हेल्पफुल है। जैसे कि पहली स्टडी में भी था कि हाई टेम्परेचर पे अगर आप रखते हैं तो बैक्टीरिया किल होने के चांसेस रहते हैं। देन पास्चर हैड प्रूव दैट बैक्टीरिया आर द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सम डिजीजेज, जैसे कि स्किलवर्म डिजीजेस विच इज़ ड्यू टू प्रोटोजोआन पैरासाइट्स, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं, रॉबर्ट कोच ने ये बताया, नेक्स्ट रॉबर्ट कोच 1843 to 1910, उन्होंने ये बताया कि डेमोन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कॉजिंग डिजीज़, की बैक्टीरिया का रोल क्या होता है। ये एक जर्मन फिजिशियन है, इन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया था बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। सबसे पहले जो इन्होंने एक बैक्टीरिया आइसोलेट किया दैट इज बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। 1882 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इन 1883 ही डिस्कवर्ड विब्रियो कोलेरा। In 1905 he was awarded by the Nobel Prize in Medicine for the discovery of Koch phenomena। इन्होंने जो कोच फिनोमिना अप्लाई की थी उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, राइट। यानी जितनी भी बैक्टीरिया हैं आपके, उनका जो नेम है, उनको आइसोलेट जो किया है वो किया है रॉबर्ट कोच ने, राइट। नेक्स्ट आते हैं आपके लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, राइट। इन्होंने क्या किया, ये एक फेमस इंग्लिश सर्जन है, इन्होंने एक टेक्निक निकाली कि एंटीसेप्टिक सर्जरी जो है हो पाए। लाइक अगर कोई भी डॉक्टर सर्जरी करता है तो वो जिस डिजीज़ को क्योर करने की कोशिश कर रहा है या जिस पेशेंट को वो सर्जरी कर रहा है उसके जो माइक्रोब्स आसपास हैं वो उसके अंदर भी आ सकते हैं। तो उन्होंने एक खोज निकाली एंटीसेप्टिक सर्जरी। इसमें इन्होंने क्या किया,
एक एंटीसेप्टिक टेक्निक इन्वेंट की, डेट इज कार्बोलिक एसिड एज एन डिसइंफेक्टेंट। यानी जब कार्बोलिक एसिड से आप अपने हैंड्स को, अपने इक्विपमेंट्स को वॉश करके रखेंगे तो वहाँ पे माइक्रोब्स के एंटर होने, उनके थ्रू माइक्रोब्स के एंटर होने की जो कोशिश है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहेगी। इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। क्लियर। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर की थी पेनिसिलिन फ्रॉम द पेनिसिलिन नोटेटम फंगस फाउंड इन टोबैको लीफ इन 1927। जो पहली एंटीबायोटिक आई थी पेनिसिलिन, वो किसने डेवलप की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट, S.A. वॉक्समैन 1888 to 1973, he discovered another antibiotic which is called streptomycin, produced by two strains of Actinomyces streptomyces gracious in 1944, राइट। ये था हमारी हिस्ट्री के बारे में कि अभी तक कहाँ से शुरू हुआ था, कि सबसे पहले माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे जाके आपकी एंटीबायोटिक्स तक ये सब पहुंचा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है? जब भी कोई भी डिजीज़ हमें कॉज होती है तो हम उसके अगेंस्ट कोई भी ठीक है, विच मीन्स उसके अगेंस्ट यूज़ हो, उसको क्योर करने के लिए यूज़ हो कोई भी एंटीबायोटिक, राइट। तो हम एंटीबायोटिक तब यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अब हमारी स्टडी रहेगी स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, राइट। अब स्कोप में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, राइट। जैसे कि स्कोप का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है, स्कोप और इम्पोर्टेंस एक ही चीज़ है। जैसे कि आप कोई भी फील्ड में जो स्टडी कर रहे हैं, अब उसका आगे जाके आप क्या यूसेज कर सकते हैं। लाइकवाइज आप फार्मेसी कर रहे हैं तो आपका आगे जाके फार्मेसी से क्या यूसेज है? जैसे कि आप लाइसेंस अपना यूज़ करवा सकते हैं किसी के थ्रू, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं सो इजीली, आप क्या कर सकते हैं, टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं? स्कोप्स है। आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? फार्मेसी के स्कोप्स हैं कि आप ये चीज़ें करवा सकते हैं। ऐसे ही जो माइक्रोबायोलॉजी टर्म है उसके स्कोप्स क्या क्या हैं? पहला, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि मैनी एंटीबायोटिक्स आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से आप कई सारे नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कई सारी एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। जैसे कि पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम स्पीशीज़, स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेशियस, टेट्रामाइसिन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस एरियोफेशियंस, क्लोरमफेनिकोल फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। तो ये सारी हो गई आपकी एंटीबायोटिक्स जो किससे बनती हैं? किसी स्पीशीज़ से या किसी भी एक स्ट्रेन से, राइट। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, वैक्सीन एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब तक एंजाइम्स को प्रोडक्शन, आपको एंजाइम्स बनाने हैं तो भी आपका माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ रहेगा, स्कोप हो सकता है। वैक्सीन्स आपको इन्वेंट करनी है, जैसे अभी 2 वैक्सीन आई हुई थी आपकी, कोविशील्ड और कोवैक्सिन, राइट। तो वहाँ अब वो बनी कैसे? ये भी तो किसका स्कोप हो गया? माइक्रोबायोलॉजी का तो स्कोप हो गया, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ डू यू डायग्नोज अ डिजीज़। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये डिजीज़ हुई है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। जैसे कि एलाइजा टेस्ट होता है आपका, ठीक है। एलाइजा टेस्ट में किस लिए आता है आपका? एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। वाइडल टेस्ट क्यों किया जाता है आपका? टाइफाइड को पता कराने के लिए। ऐसे बहुत सारे टेस्ट अब आ चुके हैं दुनिया में जिससे आपको ये पता चल जाता है कि हमें ये डिज़ीज़ कॉज हुई और इसका अब ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। जैसे मलेरिया किट भी आ गई है अब तो मलेरिया किट में क्या होता है? आपको डायरेक्टली सैंपल ऐड करना है और उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, ठीक है। तो मोस्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस प्रोड्यूस वेस्ट वाटर, सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड स्पेंड मीडिया एंड दीज मे बी टॉक्सिक। जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री में काम चल रहा है तो वहाँ पे क्या होता है? कई सारा वेस्ट, आप जो मटेरियल है आपका, कई सारा मटेरियल वो हो जाता है वेस्ट, जो अगर इसी तरीके से रखा रहेगा तो वो एक ना एक दिन किसी ना किसी प्रोसेसेस के लिए क्या हो जाएगा? टॉक्सिक हो जाएगा। तो मैनी माइक्रोबियल स्पीशीज आर यूज फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ सच वेस्ट मटेरियल एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तो ऐसे कई सारे माइक्रोब सेल्स हैं, माइक्रोबियल स्पीशीज़ हैं जो उनको डिकम्पोज करने के लिए हेल्पफुल रहती हैं, जो इतना भी वेस्ट है, जैसे कि फंजाई, प्रोटोजोआ, एक्टिनोमाइसीड्स,
ठीक। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय यील्डिंग सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि एसिड, अल्कोहल्स, ग्लिसरॉल एंड अमाइंस। नेक्स्ट आता है आपका प्लांट ग्रोथ प्रमोशन, राइट। प्लांट ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो एक अच्छी स्पेसिफिक हो, वहाँ पे कोई भी सॉइल फर्टिलिटी ना हो आपकी, ठीक है। हर्बिसाइड्स ना हो, इंसेक्टिसाइड्स ना कॉज हो जाए, जिससे कि एक प्लांट अफेक्ट ना हो, उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो। जैसे कि मैनी माइक्रोबियल सेल्स प्रेजेंट इन सॉइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल फर्टिलिटी, हर्बिसाइडल रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस एंड एनहेंस क्वालिटी ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे भी हम माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं कि हम ऑलरेडी ऐसे माइक्रोबियल सेल से हेल्पफुल ले सकते हैं कि हमारा कोई भी तरीके का प्लांट का डिस्ट्रक्शन ना हो, जैसे कि राइजोबियम स्पीशीज़, एज़ोटोबैक्टर स्पीशीज़, स्यूडोमोनास स्पीशीज़, एज़ोटोबैक्टर स्पीशीज़ एक्सेट्रा, ठीक। नेक्स्ट, मैनी नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे पहले क्रॉप ही आपकी डाली जाती है, उसके बाद ही वो प्लांट में कन्वर्ट होती है। एंड एंजाइम्स रिलीज फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल फॉर प्लांट ग्रोथ, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, फ्लेवरिंग एंड फ्रूटिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक। नेक्स्ट, पीजीपीआर प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, जो क्या करता है, प्रमोट करता है उस प्लांट की ग्रोथ को बाय प्रोटेक्टिंग प्लांट हेल्थ फ्रॉम सॉइल बोर्न फाइटोपैथोजेंस एंड देयर टॉक्सिन्स। यानी पीजीपीआर का काम क्या है, वो प्लांट की ग्रोथ पे प्रमोट करता है, मतलब उसको बढ़ावा देता है और प्रोटेक्ट करता है अपने किसी भी प्लांट को किसी भी सॉइल के फाइटोपैथोजेंस क्रिएट हो जाने से या फिर टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाने से, करेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसी में ही, Azotobacter coriacum is a well-known free-living nitrogen-fixing bacterium capable of synthesizing and secreting plant growth-promoting substances like thiamine, riboflavin, IAA, gibberellin, etc. ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट प्रिपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेराइल, विच मीन्स हमें क्या करना है, पैथोजन फ्री रखना है अपने, या फिर माइक्रोब फ्री रखना है, ठीक है। यानी कोई भी माइक्रोब्स एंटर ना कर पाए, उससे पहले हम उसको क्या कर दें, स्टेराइल कंडीशन में डाल दें। जैसे कि स्टेराइल रूम्स होते हैं, असेप्टिक टेक्निक्स आपकी होती हैं। स्टेराइल रूम्स मतलब एयर लॉक डोर्स होते हैं, जहाँ पे क्या होता है आपका एयर के थ्रू भी आपकी कोई भी माइक्रोब्स स्टेराइल रूम के अंदर प्रेजेंट ना हो पाए। एसेप्टिक टेक्निक्स हो गई, जैसे कि आपने स्पैचुला लिया, ग्लास वेयर्स लिए, उन सबको ऑलरेडी क्या करा दिया, ऑटोक्लेव के थ्रू स्टेरिलाइज करा दिया, तो वो हो गई एक एसेप्टिक टेक्निक की वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट कोई भी कॉज ना हो पाए, ठीक है, कोई भी डिसइंफेक्टेंट ना हो पाए। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ माइक्रोब्स बाय सैम्पलिंग एंड स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट स्टेराइल प्रिपरेशंस। वहाँ पे आप माइक्रोब्स को भी डिटेक्ट कर सकते हो किसी भी सैम्पलिंग और टेस्टिंग के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है आपका, ये क्यों यूज़ किया जाता है, जैसे भी मैंने यूज़ किया वर्ड ऑटोक्लेव। यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज फॉर 20 मिनट्स, ठीक, आपका रखा जाता है कोई भी चीज़ रैप अप करके, तो ये क्या करेगा, उन सारे मटेरियल्स को स्टेरिलाइज कर देगा, यानी माइक्रोब्स फ्री कर देगा, ठीक है। तो हमारा स्टेरिलाइजेशन होता क्यों है, टू किल द माइक्रोब्स। हम वहाँ पे मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑटोक्लेव। मॉइस्ट हीट क्यों बोला गया, क्योंकि उसके अंदर वाटर ऐड होता है, तो वहाँ पे स्टीम के थ्रू आपका माइक्रोब्स को किल किया जाता है। नेक्स्ट आता है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। इसमें होता है आपका हॉट एयर ओवन का यूज़, मैम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, गैसियस स्टेरिलाइजेशन, केमिकल स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। गैसेस स्टेरिलाइजेशन में आता है आपका जैसे कि बर्नर, ठीक है। मैम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जैसे कि फ़िल्टर पेपर के थ्रू, जहाँ पे आपके जितने भी थिक मटेरियल है वो रुक जाता है, ये मैम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है, और यहाँ पे आपका लिक्विड आ जाता है जो कि आपका फ़िल्टर आउट हुआ है इस मैम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेरॉइड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ ली, एक्सेस अमाउंट में जब आप ले लेते हैं तो आपकी फिजिक को बढ़ाने का काम करते हैं। स्टेरॉइड जैसे कि मेडिसिन से होती हैं, जो कुछ लोग अपनी फिजिक्स को अच्छा करने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्टेरॉइड्स में क्या होगा, वो एक्टिव कंपाउंड्स जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिनका, राइट, यानी बहुत सारे उसमें कंपाउंड्स है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इसमें, जैसे कि
कोलेस्ट्रॉल, एर्गोस्टेरॉल, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, हम इसमें क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगा सकते हैं। फाउंड इन प्रोडक्ट्स में भी मिलते हैं आपको, मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट यूनिट में भी मिलेंगे। माइक्रोबियल सेल्स यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स एंड अदर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। These microorganisms isolated and identified by morphological, biochemical culture, microscopic characteristics and genetic studies, right? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने का काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके 2-3 और आते हैं, जैसे कि मेडिकल। ठीक है, मेडिकल का स्कोप क्या हो सकता है कि ये यूज़ होता है जो कि डिजीज़ जो कॉज होती है ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, तो उनके साथ जो डील करता है वो आपके मेडिकल आपका डील करता है। तो ये भी एक स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी का। नेक्स्ट इम्यूनोलॉजी, जो भी इम्यून सिस्टम के अंदर हमारे पैथोजेंस एंटर कर रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट कराना है अपनी बॉडी को, तो उसकी स्टडी के लिए आप पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट एग्रीकल्चरल, ये क्या है, जो क्या इम्पैक्ट पड़ता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्रीकल्चर के ऊपर, इसकी स्टडी भी आप फर्दरली कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू टेक प्रोडक्ट्स सच एज एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, स्टेरॉइड्स, अल्कोहल एक्सेट्रा। ठीक है, फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, जैसे कि फूड एंड डेयरी में जैसे कि आपका योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, ये सब कैसे होते हैं, आपके फर्मेंटेशन के बाद आपके प्रोड्यूस होते हैं। तो यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक फूड, जैसे कि चीज़, योगर्ट्स, पिकल्स, बियर्स एक्सेट्रा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर and subscribe my channel, please you can like my video, share it with your friends and family, especially friends जो जिनको इसके बारे में नहीं पता है तो उनको पता लग जाए। please do subscribe my channel. Thank you for watching this video. If you have any query regarding these topics, you can comment on the comment section box. Thank you.